जिस बेटे को पालने के लिए एक माँ ने अपनी भूख बेच दी, आज उसी बेटे ने अपनी माँ की ममता की सरेआम बोली लगा दी। बीमार पति की आखिरी सांसें बचाने के लिए जब पार्वती अपना मंगलसूत्र लेकर शहर पहुंची तो उसे क्या पता था कि उसका अपना ही खून उसे पहचानने से इनकार कर देगा और सुहाग की निशानी को पीतल का टुकड़ा कहकर पैरों तले कुचल देगा। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के टूटे फूटे घर से होती है। मूसलाधार बाहर बारिश हो रही है और अंदर पार्वती अपने बीमार पति रामू के सिर पर गिल्ली पट्टी रख रही है। रामू को हफ्तों से तेज बुखार है और उसकी हालत पल पल बिगड़ रही है। पार्वती के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वह शहर जाकर डॉक्टर को दिखा सके। वह अपनी रसोई के खाली डिब्बे टटोलती है पर वहां सिवाय धूल के कुछ नहीं मिलता। तभी रामू खांसते हुए कहता है, पार्वती लगता है मेरा अंत करीब है। बस एक बार अपने बेटे आर्यन को देख पाता। 15 साल हो गए हैं, पता नहीं शहर जाकर वो हमें भूल गया या पार्वती उसकी हिम्मत बढ़ाती है। ऐसा मत कहिए, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। पार्वती अपनी पुरानी संदूक खोलती है। उसमें फटे हुए कपड़े के नीचे एक छोटी सी मखमली डिब्बी रखी होती है। जैसे ही वह उसे खोलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें उसका सोने का मंगलसूत्र रखा है, उसकी सुहाग की आखिरी निशानी। पार्वती को याद आता है कि जब शादी के वक्त रामू ने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से इसे बनवाया था। उसने कसम खाई थी कि चाहे जान भी जाए वो इसे कभी नहीं अलग करेगी, पर उसके सुहाग की जान ही आज खतरे में है। भारी मन से मंगलसूत्र उठाती है और खुद कहती है, माफ करना ईश्वर, पर सुहाग की निशानी बचाने के लिए सुहाग को मरते नहीं देख सकती। पार्वती पैदल ही कीचड़ भरे रास्तों में होते हुए शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप आर्यन ज्वेलर्स पर पहुंचती है। दुकान के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है और अंदर चकाचौंध रोशनी है। फटे हुए कपड़े और नंगे पांव पार्वती देख दरबान उसे रोकने की कोशिश करता है। हटो माँ जी, यहाँ आप जैसों का काम नहीं है। दरबान चिल्लाता है लेकिन पार्वती गिड़गिड़ाती है, बेटा मेरे पति की जान खतरे में है, मुझे बस ये मंगलसूत्र बेचना है। शोर सुनकर अंदर से दुकान का मैनेजर बाहर आता है और उसे अंदर बुला लेता है। जैसे ही पार्वती शोरूम के अंदर कदम रखती है उसे एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखता है जिस पर दुकान के मालिक की फोटो लगी है। पार्वती की नजरें धुंधली है पर उस तस्वीर को देख उसका कलेजा मुंह को आता है। वह चेहरा, वह मुस्कान उसे अपने छोटे से आर्यन की याद दिला देती है। तभी मैनेजर कहता है, माँ जी हमारे मालिक अभी आने वाले हैं, आप बैठिए, वही आपके इस पुराने मंगलसूत्र की कीमत तय करेंगे। तभी बाहर एक चमचमाती काली कार रुकती है। एक नौजवान सूट बूट पहने अंदर आता है। मैनेजर झुककर कहता है, नमस्ते आर्यन सर। पार्वती का हाथ कांपने लगता है। क्या यह वही पार्वती का बेटा आर्यन है जो सबसे बड़ा जौहरी बन चुका है? आर्यन पार्वती के पास गुजरता है लेकिन वह उसे पहचानता तक नहीं। पार्वती अपना मंगलसूत्र मेज पर रखती है। जैसे ही आर्यन उस मंगलसूत्र को उठाता है उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत आ जाती है। वह मंगलसूत्र को जमीन पर फेंक देता है। मंगलसूत्र के जमीन पर गिरते ही पार्वती की रूह कांप जाती है। वह कांपते हाथों से उस पवित्र धागे को उठाने के लिए झुकती है। आर्यन की आवाज पूरे शोरूम में गूंजती है, मैनेजर मैंने कितनी बार कहा है कि इन भिखारियों को अंदर मत आने दिया करो, और यह पीतल का टुकड़ा मेरे सामने क्यों रखा है? पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, बेटा यह पीतल नहीं है, सोना है। तेरे पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से इसे बनवाया था। क्या तूने पहचाना नहीं? आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है। वह अपनी महंगी कुर्सी पर बैठता है और पार्वती की तरफ नफरत से देखता है। पहचाना? हाँ, बहुत अच्छी तरह पहचाना। यही वो जंजीर है ना जिसके लिए तुमने 15 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे मांगे थे और तुमने कहा था कि घर में दाने नहीं हैं, पर यह मंगलसूत्र नहीं बिकेगा। पार्वती हक्की बक्की रह जाती है। नहीं आर्यन, तू गलत समझ रहा है। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे और आज तेरे पिता की जान। आर्यन उसकी बात काट देता है। मेरे पिता? मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मुझे भूखे पेट स्टेशन पर छोड़ा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। तुम्हारा उस पुराने घर का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैनेजर बीच में बोलता है, सर पुलिस को बुलाएं। आर्यन हाथ के इशारे से रोकता है। वह मेज पर रखे मंगलसूत्र को अपनी उंगली से घुमाता है। पुलिस नहीं, इसे इसकी कीमत चाहिए ना। ठीक है, इस पुराने कबाड़ की असली कीमत तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे खरीदूंगा, पर मेरी एक शर्त है। पार्वती की आंखों में एक उम्मीद जागती है। जो कहोगे मैं वो करूंगी बेटा, बस मुझे पैसे दे दे। तेरे बापूजी के पास समय बहुत कम है। आर्यन एक कागज आगे बढ़ा
आता है। इस पर लिखा है कि आज के बाद तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा। तुम दुनिया के सामने कभी ये नहीं कहोगी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और हाँ, इस मंगलसूत्र की कीमत पाने के लिए तुम्हें इस शोरूम के फर्श पर गिरे हुए पानी को अपने पल्लू से साफ करना होगा। बोलो मंजूर है? पूरा शोरूम सुन्न रह गया। वहाँ खड़े कर्मचारी भी एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। पार्वती की ममता को आज सरेआम नीलाम किया जा रहा था। वह एक पल के लिए रुकती है। उसे रामू को बीमार चेहरा याद आता है, उसकी उखड़ती सांसें याद आती है। पार्वती धीरे से अपना पल्लू उठाती है और घुटने के बल बैठकर फर्श साफ करने लगती है। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस फर्श को और भिगो रहे थे। आर्यन बड़े घमंड से उसे देख रहा था, जैसे वह अपना पुराना बदला ले रहा हो। जैसे ही पार्वती काम खत्म करती है, आर्यन का फोन बजता है। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी माया की आवाज आती है, आर्यन जल्दी घर आओ, दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो बार बार किसी पार्वती का नाम ले रही हैं और कह रही कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पार्वती की तरफ देखता है जो अब भी जमीन पर बैठी अपनी मंगलसूत्र बटोर रही है। आर्यन पार्वती को पैसे देने के बजाय उसे धक्के देकर बाहर निकालने का हुक्म देता है, लेकिन जैसे ही पार्वती बाहर निकलती है, उसे सड़क पर वही पुरानी एम्बुलेंस दिखती है जिसमें उसका पति रामू शहर लाया गया था। एम्बुलेंस का ड्राइवर चिल्लाता है, माँ जी, बाबूजी की धड़कन रुक रही है। पार्वती बदहवास होकर एम्बुलेंस के पीछे भागती है। रामू को शहर के सरकारी अस्पताल के बरामदे में स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, माँ जी, इनके फेफड़े में जहर फैल गया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कम से कम 2 लाख रुपया जमा कीजिए, वरना ये रात नहीं काट पाएंगे। पार्वती के पास सिर्फ वही मुड़ा तुड़ा मंगलसूत्र है जिसे आर्यन ने पीतल कहकर ठुकरा दिया था। वह अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, जिस बेटे को पालने के लिए मैंने अपनी भूख बेची, आज वही मेरी ममता की बोली लगा रहा है। उधर आर्यन अपने बंगले पहुंचता है। उसकी बीमार दादी रामू की माँ बिस्तर पर पड़ी सिसक रही है। आर्यन उनका हाथ पकड़ता है। दादी, आप ठीक हो जाएंगी। आप उस पार्वती का नाम क्यों ले रही हैं जिसने मुझे बचपन से घर से निकाल दिया था? दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, नहीं आर्यन, ये आधा सच है। उस दिन तेरी माँ पार्वती तुझे घर से नहीं निकाल रही थी। उस साल अकाल पड़ा था, घर में एक दाना नहीं था। तेरे पिता बीमार थे। तेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे जुटाए थे ताकि तू पढ़ सके। आर्यन चौंक जाता है। क्या? पर आपने तो कहा था कि माँ ने मुझे बोझ समझकर फेंक दिया था। दादी रोते हुए कहती है, वो पाप मैंने किया था बेटा। मुझे डर था कि अगर तू अपनी माँ से जुड़ा रहा तो बड़ा होकर शहर नहीं जाएगा और यहीं खेती करेगा। मैंने तेरे मन में अपनी माँ के लिए नफरत भर दी ताकि तू सिर्फ कामयाब बने। आज मुझे यमराज दिख रहे हैं। मैं ये सच लेकर नहीं मर सकती। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी माँ का वो सफेद चेहरा याद आता है जो अभी कुछ देर पहले उसके शोरूम के फर्श पर अपने पल्लू से पानी साफ कर रही थी। उसे अपनी वो जिल्लत याद आती है जो उसने अपनी माँ को दी थी। मैंने क्या कर दिया? आर्यन चिल्लाता है। वह पागलों की तरह अपनी कार की चाबी उठाता है और अस्पताल की तरफ भागता है। उसके पास वो मंगलसूत्र अब भी उसके जेब में है जिसे उसने अपनी माँ के हाथ से झटक लिया था। अस्पताल में पार्वती को एक आदमी मिलता है। माँ जी, अगर पैसे चाहिए तो अपना अंगूठा इस कागज पर लगा दो। मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपनी एक किडनी देनी होगी। पार्वती बिना सोचे समझे अंगूठा लगाने वाली होती है। मेरे सुहाग की जान बच जाए तो ये शरीर भी मिट्टी है। जैसे ही वह पेन उठाती है, पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, माँ रुक जाओ। आर्यन दौड़ता हुआ आता है और उस आदमी के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देता है। वह पार्वती के पैरों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। कामयाबी के नशे में पार्वती उसे पहचान लेती है, पर उसके चेहरे पर ममता नहीं, एक पत्थर जैसी खामोशी है। हटो साहब, आप बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे भिखारी के पैर छूना आपको शोभा नहीं देता। मुझे पैसे चाहिए, मेरे पति मर रहे हैं। आर्यन रोते हुए कहता है, माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी डॉक्टर आते हैं और उनके चेहरे पर छाई खामोशी सब कुछ बयां कर रही है। देर हो गई है, पेशेंट ने दम तोड़ दिया है। पार्वती जमीन पर गिर पड़ती है और आर्यन के हाथ में वही मंगलसूत्र रह जाता है जिसके सौदे ने आज एक हंसता खेलता संसार उजाड़ दिया। डॉक्टर के शब्द देर हो गई है अस्पताल के गलियारों में गूंज रहे थे। पार्वती पत्थर की मूरत बन चुकी थी। न आंखों में आंसू थे, न लबों पर कोई शिकायत। आर्यन पागलों की तरह रामू के शरीर से लिपट गया। बाबूजी, आंखें खोलिए, देखिए आपका गुनहगार बेटा वापस आ गया है। माँ, कुछ बोलो। माँ, मुझे मारो, मुझे सजा दो, पर ऐसे खामोश मत रहो। पार्वती ने धीरे से आर्यन का हाथ अपने पति के शरीर से हटाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। साहब, मुर्दों से माफी नहीं मांगी जाती। आपने तो सौदा पूरा कर लिया
दिया था ना, मैंने फर्श साफ कर दिया था, आपने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया था। अब ये लाश ले जाने दीजिए, मेरे पास कफन के पैसे भी नहीं हैं। आर्यन रोते रोते अपनी जेब से वही मंगलसूत्र निकालता है और पार्वती के पैरों में रख देता है। माँ, ये सोना नहीं है, मेरे पापों का बोझ है, इसे ले लो और मुझे जेल भिजवा दो। तभी चमत्कार होता है। रामू के हाथ की उंगलियों में हल्की सी हलचल होती है। पार्वती चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर, देखिए इनकी सांसें चल रही है। डॉक्टर तुरंत रामू को वेंटिलेटर पर ले जाते हैं। अभी भी उम्मीद है, पर हमें खून की जरूरत है और तुरंत ऑपरेशन शुरू करना होगा। रामू का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था, अस्पताल में वो खून उपलब्ध नहीं था। आर्यन बिना सोचे समझे आगे आता है। मेरा खून लीजिए डॉक्टर, मैं इनका बेटा हूँ। पूरे 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। आर्यन ने न सिर्फ खून दिया बल्कि अपनी एक किडनी देने का भी फैसला किया, जो उसके पिता को बचाने के लिए जरूरी था। वह उसी मेज पर लेटा था जहाँ कुछ देर पहले वह अपनी माँ को नीचा दिखा रहा था। आज वही बेटा अपनी माँ के सुहाग को बचाने के लिए अपना शरीर काट दे रहा था। 2 दिन बाद रामू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सामने पार्वती बैठी है और बगल के बिस्तर पर आर्यन लेटा है, कमजोर और पीला। रामू की नजर आर्यन पर पड़ती है। वह धीरे से कहता है, पार्वती, क्या ये हमारा आर्यन है? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उठकर अपने पिता के हाथ चूमता है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कामयाबी के नशे में अंधा हो गया था। मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया है। पार्वती भी अब खामोश थी। वह उठी और उसने वो मंगलसूत्र उठाया जो मेज पर रखा था। उसने उसे आर्यन की हथेली पर रख दिया। ये लो बेटा, तुमने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई। आज ये कर्ज उतर गया। अब तुम अपने बड़े शोरूम में जाओ, हम अपने छोटे से गांव लौट जाएंगे। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। नहीं माँ, ये मंगलसूत्र तभी शोभा देगा जब ये आपके गले में होगा। मेरा ये आलीशान बंगला, मेरा शोरूम सब मिट्टी है अगर आप मेरे साथ नहीं हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करता हूँ जो गरीब माँओं और बीमार पिताओं का मुफ्त इलाज करेगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पार्वती का दिल पिघल गया। आखिर माँ तो माँ ही होती है। उसने आर्यन को गले से लगाया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन ने शहर का अपना आलीशान शोरूम बेच दिया और गांव के उसी छोटे से घर के पास एक बड़ा अस्पताल बनवाया। आज पार्वती के गले में वही पुराना मंगलसूत्र था जिसकी चमक अब किसी भी हीरे से ज्यादा थी, क्योंकि उस मंगलसूत्र ने न सिर्फ एक सुहाग को बचाया था बल्कि एक भटके हुए बेटे को उसकी माँ से मिला दिया था। कहानी का संदेश, पैसा और कामयाबी इंसान को ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद के बिना वो ऊंचाई एक खोखले पहाड़ जैसी होती है जो कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह माँ की दर्दनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।